नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल डॉक्टर जितेंद्र आयुष पर। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है पांडु रोग। आयुर्वेद में इसको पांडु रोग कहा जाता है, मॉडर्न साइंस में इसको एनीमिया कहा गया है, और अगर आम भाषा में इसको कहें तो हम इसे खून की कमी के नाम से जानते हैं। आरबीसीज की जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिडक्शन हो जाती है खून के अंदर, उसको एनीमिया कहा जाता है। आते हैं शरीर की, तो हमारे को HB की जो मात्रा है, यदि बच्चों के अंदर 11 ग्राम से लेकर 16 ग्राम तक पर डेसीलीटर मिलती है तो वो नॉर्मल रक्त HB का माना जाता है, और यदि 11 ग्राम से कम है बच्चों में तो उसको एनीमिया कहा जाता है। और महिलाओं के अंदर 12 ग्राम से 16 ग्राम पर डेसीलीटर, यदि इससे कम है तो उसको एनीमिक कहा जाता है। और यदि पुरुषों के अंदर देखें तो 13 ग्राम से लेकर 18 ग्राम पर डेसीलीटर नॉर्मल होता है, और इससे कम हो तो उसको एनीमिक कहा जाता है। और इसकी भी आगे कैटेगराइजेशन की गई है माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर के अकॉर्डिंग। अब हम बात करेंगे आयुर्वेद के दृष्टिकोण और कारणों से और निवारण के जो हमारे पास तरीके हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको सारे जो कॉमनली यूज हर्ब हैं, जो हमारी लाइफस्टाइल, हमारा फूड किस तरह का होना चाहिए, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। कृपया इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। अब हम बात करेंगे दोस्तों रीज़न का, जो कारण क्या क्या हैं, काजेज़ क्या क्या हैं। इसके कारण में सबसे प्रथम कारण है रस धातु का सही रूप से ना बनना। रस धातु आप सब जानते हैं, मेरी पिछली वीडियोस के अंदर मैंने आपको बताया है कि जो हमारे शरीर के अंदर 7 धातुएं होती हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो जो रस धातु है वो हमारी सबसे प्रथम धातु होती है। जो कुछ हम खाते हैं, जो कुछ हमारा शरीर पचाता है, उसको रस धातु में बनाता है। यदि रस धातु सही रूप से नहीं बनती है तो वो आगे रक्त धातु में उसका निर्माण नहीं हो पाता है। तो मुख्य कारण देखा गया जो हमारा खान पान है वो सही नहीं है। अब दूसरी बात, जो बच्चों के अंदर आहारजन्य विकार उत्पन्न होता है वो उनका एक एज बेस होता है। जैसे जब बच्चा दूध पीने की अवस्था में होता है और जब वो क्षीरनाद की अवस्था में आता है, 1 से लेकर 2 साल या 3 साल तक के बच्चे को हो जाता है, क्योंकि वो जब पैदा होता है, पैदा होने के बाद बच्चे की जो आंत और जो अंदर का शरीर जो होता है वो दूध पचाने में सक्षम ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे वो फल सब्जियों पर आता है तो वो उनको पचा नहीं पाता है, और जिसके कारण उनको एनीमिया हो जाता है। तो दोस्तों, बच्चों के अंदर और महिलाओं के अंदर एक कॉमन कारण है जिसकी मैं बात करना चाहूँगा, वो है मर्द भक्षण जन्य। मिट्टी खाने के कारण भी, अगर हम पानी का सेवन पूर्ण रूप से नहीं करते हैं, दूध वगैरह सही नहीं पीते हैं और चाय ज़्यादा पीते हैं, तो उसके कारण भी हमारे को एनीमिया हो जाता है। एक अवस्था जब महिलाओं के या बच्चियों के अंदर मेनार्के शुरू होता है, जब रज का निर्माण होने लग जाता है और पीरियड्स आने शुरू हो जाते हैं, तब भी देखा गया है कि किसी किसी महिलाओं को ज़्यादा रक्त प्रदर होने के कारण, ब्लीडिंग ज़्यादा होने के कारण, या हार्मोन्स की गड़बड़ी के कारण ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाती है। तो इस कारण भी एनीमिया का शिकार महिलाएं हो जाती हैं। और जो महिलाओं को इस दौरान हमें खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ज़्यादा तला हुआ, ज़्यादा बासी भोजन या जो जंक फूड है वो नहीं खाना चाहिए। और जो किशोर अवस्था में खान पान आमतौर पे देखा जाता है कि गलत हो जाता है, 10 से लेकर जो 19 वर्ष तक के किशोरियाँ जो होती हैं, जो लड़कियाँ होती हैं युवा अवस्था से पहले की अवस्था में, वो तब हमारा शरीर अंदर से निर्माण कर रहा होता है हार्मोन्स का और ग्रंथियों का, पूर्ण रूप से विकसित होने की अवस्था में होता है। एक बाल्यकाल से जब किशोर अवस्था में आता है शरीर, तो अंदरूनी तौर से भी और बाहर से भी देखा जाता है कि हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स की सिक्रीशन के कारण ये सब होता है। यदि हार्मोन्स सही संतुलित स्रावित होते हैं तो इस तरह की दिक्कत या इस तरह का समस्या नहीं होती। लेकिन हमारे हार्मोन्स भी मूल रूप से देखा जाए तो वो किससे बनते हैं? हमारे आहार से और हमारे विहार से। तो हमें आहार विहार पर भी यहाँ ध्यान रखना होगा, जो आयुर्वेद का मूल सिद्धांत है। और अब हम बात करेंगे अवयव संबंधी जो विकार होते हैं। जैसे किसी को लीवर की कमजोरी है, जो ज़्यादा धूप में कार्य करता है, ज़्यादा मेहनत का कार्य करता है, ज़्यादा शराब का सेवन करता है, या किसी भी कारण से और किसी रोग के कारण, जैसे बुखार के कारण आंतों की कमजोरी हो जाती है, लीवर की, गुर्दे की कमजोरी, या किसी और भी रोगों के अंदर ये देखा जाता है कि मुख्य जो ऑर्गन्स हैं उनके अंदर किसी प्रकार की कमजोरी आने के कारण भी एनीमिया हो जाता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों, जो महिलाओं में और पुरुषों में और बच्चों में ये लक्षण के रूप में भी दिखता है, और एक कारण भी है आयुर्वेद में, वो है मृदु भक्षण जन्य। मिट्टी खाने के कारण जब पेट में कीड़े हो जाते हैं, जब बच्चा टॉयलेट जाता है तो उसमें भी कीड़े आते हैं। महिलाएं कई बार खुद बताते हैं कि उनको मिट्टी खाने का दिल करता है, चोक खाने का दिल करता है, तो वो मिट्टी
खाने के कारण पेट में कुछ प्रकार के कृमि हो जाते हैं। उसमें हम जो चिकित्सा करते हैं वो कृमि रोग की भी चिकित्सा करते हैं और पांडु की चिकित्सा भी करते हैं। तो दोस्तों आगे मैं आपको चिकित्सा का पूर्ण रूप से बताने की कोशिश करूँगा। अभी हम बात करेंगे इसके जो लक्षण हैं। लक्षण के तौर पे चेहरे की जो चमक है, चेहरे की जो कहते हैं ना, एक ओजस्वी चेहरा होता है, एक ऐसा चेहरा होता है जो फेडेड चेहरा लगता है, उसका ओज सा ऐसा लगता है कि शरीर की जो नॉर्मल टेक्सचर है, जो उसका नॉर्मल कलर है दूर से देखने में, वो आपको फेडेड लगेगा, पेल कलर सा लगेगा। तो जो पहला लक्षण है वो तो हमारे शरीर की जो कांति है वो भंग हो जाती है और हमारे शरीर में चिड़चिड़ापन आने लग जाता है, चक्कर आने लग जाते हैं कमजोरी के कारण, और भूख की कमी भी हो जाती है। कोई अधिक व्यायाम करता है या सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ता है या कोई परिश्रम का कार्य करता है तो उसके सांस फूलने लग जाते हैं। दोस्तों शरीर में भारीपन की समस्या हो जाती है, पेट फूलने लग जाता है थोड़ा सा काम करते ही, और मुंह से लार की निकलने की समस्या हो जाती है, मुंह से बार बार लार निकलती है। ये सब रक्त अल्पता या पांडु के लक्षण आयुर्वेद में बताए गए। उपचार की बात करते हुए मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले हम गन्ने का जो रस होता है, अगर आपको घर में आप गन्ने को साफ़ करके उसका खुद गन्ना चूसते हैं या आप घर में उसका जूस निकाल सकते हैं, तो गन्ने का प्रयोग कीजिए। 100 से लेकर 250 ml तक दिन में 3 बार लेना होता है गन्ने का जूस। और जो दूसरा है वो हरड़ और सौंठ संभाग लेकर 1 से 3 ग्राम गुड़ के साथ दिन में 3 बार देना होता है। ये घरेलू उपचार है दोस्तों। खाना खाने के बाद हम हरड़ और सौंठ की दाल होती है, मौसम की जो सब्जियां होती हैं, ये हमारे लिए बहुत अच्छी हैं दोस्तों। पालक, बथुआ, मेथी, ये सब आयरन के अच्छे सोर्स हैं। आंवला, काले चने, गुड़, केला, गाजर, मूली, और जो मौसम के फल सब्जियां हैं, जैसे आंवला जब जिस मौसम में मिलता है, बेर मिलता है, अनार का सेवन कर सकते हैं हम, अमरूद का सेवन कर सकते हैं और जामुन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लस्सी का सेवन कर सकते हैं। ये सब हमारे लिए, जब किसी व्यक्ति को एनीमिया है तो जो मौसम के जितने भी फल सब्जियां जो आपको इजीली अवेलेबल हों, जो आप आराम से खरीद सकते हो, जो भी मौसम की फल सब्जियां हैं, हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, उनका सेवन हमें करना चाहिए। जैसे बथुआ है वो सामान्य रूप से मिल जाता है, मेथी है वो भी ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती है, वो आप अपने घर में भी थोड़ी मात्रा में लगा सकते हैं। तो ये सब आप प्रयोग में लाएंगे तो आपको पूर्णतः लाभ मिलेगा पांडु रोग के अंदर। और जो अपथ्य के तौर पे है वो मुख्य रूप से लवण और जो अम्ल रस है उसका सेवन हमें नहीं करना चाहिए। ज़्यादा तीखे पदार्थ, ज़्यादा नमक वाले पदार्थ हमें नहीं करना चाहिए जो देर से पचे। जैसे कि दही का सेवन हमें कम करना चाहिए और हमारे को बासी भोजन नहीं खाना चाहिए, मैदा का सेवन नहीं करना चाहिए, हमारे को चाय का सेवन बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। जिन लोगों को चाय छोड़ने में समस्या हो वो पहले थोड़ी उसको कम करें, फिर धीरे धीरे कम करेंगे तो वो छूट जाती है। फिर साथ में उड़द की जो दाल है उसका सेवन ना करें। जो दही बल्ले खाते हैं मोस्टली हम, क्योंकि उड़द है और दही है, दोनों चीज़ें मिलके बनता है, तो उसके अंदर हाँ हमारा HB कई बार देखा जाता है कि जो दही का सेवन या उड़द का किसी भी रूप में सेवन करते हैं ज़्यादा, तो उनका भी HB बढ़ता नहीं है। बेशक वो आयरन, फोलिक एसिड खा लें या कोई भी मेडिसिन खा लें आयुर्वेदिक या कोई भी, जब तक आप अपना पथ्य पर ध्यान नहीं देंगे तब तक भी ये समस्या रहती है। ज़्यादा गुस्सा करना, ज़्यादा धूप में बैठना, ज़्यादा एक्सरसाइज करना, ये सब अपथ्य हैं। हमें पांडु रोग में ये नहीं करना चाहिए और रक्त मोक्षण वगैरह नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों अब मैं बात करूँगा औषधियों के बारे में। इसमें औषधियाँ हम कौन कौन सी ग्रहण कर सकते हैं। औषधियाँ हमारे जो ऋषि मुनि थे आयुर्वेद के, उनको पता था कि हर एक रोग के अनुसार भी एनीमिया होता है, और उन्होंने केमिस्ट्री जो उनकी देने की औषधि देने की थी और बनाने की थी वो बहुत ज़्यादा साइंटिफिक थी। अब मैं आपको जैसे एक उदाहरण दूंगा और फिर बताऊंगा कि आप जो भी अगर आयुर्वेदिक मेडिसिन खाते हैं खून बढ़ाने वाली, उसका साथ में आपको जो आपको डिजीज़ है, अगर डिजीज़ वाइज है तो उसमें भी लाभ मिलता है। जैसे कि मंडूर भस्म है, पुनर्नवा मंडूर है। पुनर्नवा जो है, पुनर्नवा पे हमने पहले भी वीडियो बनाई है जो बहुत अच्छी देखी गई है, बहुत अच्छी पसंद आई है लोगों को। तो पुनर्नवा का प्रयोग जो किया है मंडूर के साथ, पुनर्नवा लीवर पर भी एक्शन करता है और किडनी पे भी करता है, और जितनी भी हमारी धातुएं हैं उनको सही करता है। तो दोस्तों पुनर्नवा मंडूर का जो सेवन करवाया जाता है, इसमें श्रेष्ठ रक्त वर्धक बताया गया है पुनर्नवा मंडूर को। तो साथ में धात्री लो, सप्तामृत लो, लोह आसव, कुमारी आसव और द्राक्षारिष्ट, रोहिता का रिष्ट, ये सब मेडिसिन हैं जो आयुर्वेद में यूज़ की जाती हैं। और दोस्तों
जब भी जो मेडिसिन यूज की जाती है ना, उसके साथ एक अनुपान होता है, वो किस चीज़ के साथ ली जाए, ना उसके कम्बिनेशन के साथ देते थे। जैसे किसी को हृदय का विकार है, हार्ट डिजीज़ है, तो उसको हम अर्जुन का जो काढ़ा होता है उसके साथ लोह की कल्पना देते हैं। और विभिन्न प्रकार के लोह आते हैं, विडंग आदि में दो हर विडंग आदि लोह आता है एक हमारा, जो मोटापे को भी कम करता है, पेट के कीड़े भी निकालता है और बहुत लाभ करता है। और महिलाओं की जो समस्या, जो मैंने आपको कारण बताया कि एक अनीमिया का कारण है माहवारी संबंधी, तो उसमें पर्दरारी लोह आता है, पर्दरांतक लोह आता है। और बच्चों को जो दिक्कत होती है, विडंग आदि लोह आता है, उसके लिए कृमि अगर ज़्यादा है पेट के अंदर तो वो पूर्ण रूप से पेट साफ हो जाता है। और सप्तामृत लोह आता है, जो बहुत कोमल प्रकृति वालों को भी दे सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं, बुजुर्गों को भी दे सकते हैं। और अब जो पान के साथ साथ मैं दूसरा बताऊंगा आपको, गोमूत्र का सेवन कराया जाता था। जब किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सूजन होती थी तो लोह की जो बटियां हैं, लोह की जो टैबलेट्स हैं, उसके जो करते हैं डोज को, वो करते हैं हम रोगी की अवस्था, जो रोग किस अवस्था पर है और रोगी की अग्नि, बल, आयु, ये सब देखकर उसकी ये डिसाइड करते हैं कि इसको किस चीज़ के साथ ये देना है। सामान्य तौर पे हम पानी से इसको दे सकते हैं, दूध से दे सकते हैं, जो भी लोह की कल्पनाएं हैं। और कीड़े यदि पेट में ज़्यादा हैं किसी को, तो विडंग का चूर्ण इस्तेमाल किया जाता है। और पुनर्नवा जो मैंने बताया, आप हमारी वीडियो देखें ज़रूर, वो उसके अंदर बहुत कुछ हमने बताया आपको जो आपके लाभ दे सकता है आपको। पुनर्नवा का प्रयोग हम कर सकते हैं जब आपको पांडु रोग है, जब आपको खून की कमी बहुत ज़्यादा है, तो पुनर्नवा का रस या पुनर्नवा चूर्ण या पुनर्नवा का क्वाथ किसी भी रूप में आप उसके साथ टैबलेट लेते हैं, आयरन वाली जो हमारे आयुर्वेदिक कंपोजिशंस हैं, लोह वाली कल्पनाएं या मंडूर वाली कल्पनाएं, वो आपको ज़्यादा बेनिफिट करेंगी। तो दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है आपको कैसा लगा, आपको तो कृपया करके इसको हमारे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।